क्योंकि जो 3 देशों के पासपोर्ट हैं उनमें 2 मुस्लिम कंट्री हैं। आप तो बड़े धर्मात्मा बनते हैं, आप तो बड़े हिंदुत्ववादी बनते हैं और मुस्लिम देशों में आपकी पत्नी जो है नागरिकता हासिल किए हुए हैं, वहां के पासपोर्ट लिए हुए हैं। ये क्या बताता है? क्या आप पर्दे के पीछे कुछ और पर्दे के आगे कुछ और दिखाते हैं और बताते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आप सफाई दीजिए। उन्होंने कहा है कि आपने जब दुबई में संपत्ति खरीदी है तो केवाईसी में आपने क्या दिया है? आपके जो अमेरिका में 42,000 करोड़ की कंपनी है, उसके तथ्य आपके पास कहाँ हैं? वो क्या आपने शपथ पत्र जो देते हैं आप चुनाव में, उसमें तो आप पति पत्नी और पूरे परिवार की जो संपत्ति होती है उसको भी बताते हैं। तो आपने पत्नी की संपत्ति को क्यों छिपाया है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हिमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सियासी हलचल मचा दी है। चुनाव से ठीक पहले ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं? क्या हिमंता बिश्वा शर्मा इस बार चुनाव हारने वाले हैं, अपनी कुर्सी से उतरने वाले हैं और उसके बाद जैसा कि राहुल गांधी कह रहे थे जेल जाने वाले हैं? करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर, असम में चुनाव है, 9 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी जो बड़ा धमाका कर रही है ये कहकर कि हिमंता बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3-3 पासपोर्ट हैं और वो हिंदुस्तान की नागरिक है या नहीं है, इस बात पर भी जो है संशय उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनके पास यहाँ की चीजें हैं कि नहीं। तो ये पूरा मामला जो है ये किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनकी पत्नी तो कह रही है अब जेल जाने को तैयार रहें जो आरोप लगा रहे हैं। हिमंता बिश्वा शर्मा भी कह रहे हैं कि झूठे आरोप हैं। तो ये हो क्या रहा है? चुनाव से पहले अचानक से बम कैसे फूट गया? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण और केंद्र जो बना हुआ है, आसाम में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे दोबारा सत्ता हासिल करना चाहती है और वो चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो बाहरी लोगों को बाहर निकालने या घुसपैठियों को निकालने को प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है, उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो गंभीर आरोप एक दिन पहले लगाए हैं और कहीं ना कहीं चाहे वो हेमंत शर्मा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनका कहना है कि 48 घंटे में इनके खिलाफ एफआईआर होगी। आप 48 घंटे का इंतजार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो गंभीर आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए हैं, सबूत दिए हैं और उन्होंने तो गुवाहाटी में जाके, आसाम में जाके बैठ के ये सारी चीजें करी हैं। तो आप तत्काल उन पर एफआईआर कीजिए। मैं खुद अगर देखूं, मैंने पहली बार इतने शांत तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा को बोलते हुए देखा है और वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो 3 देशों के पासपोर्ट हैं उनमें 2 मुस्लिम कंट्री हैं। आप तो बड़े धर्मात्मा बनते हैं, आप तो बड़े हिंदुत्ववादी बनते हैं और मुस्लिम देशों में आपकी पत्नी जो है नागरिकता हासिल किए हुए हैं, वहां के पासपोर्ट लिए हुए हैं। ये क्या बताता है? क्या आप पर्दे के पीछे कुछ और पर्दे के आगे कुछ और दिखाते हैं और बताते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आप सफाई दीजिए। उन्होंने कहा है कि आपने जब दुबई में संपत्ति खरीदी है तो केवाईसी में आपने क्या दिया है? आपके जो अमेरिका में 42,000 करोड़ की कंपनी है, उसके तथ्य आपके पास कहाँ हैं? वो क्या आपने शपथ पत्र जो देते हैं आप चुनाव में, उसमें तो आप पति पत्नी और पूरे परिवार की जो संपत्ति होती है उसको भी बताते हैं। तो आपने पत्नी की संपत्ति को क्यों छिपाया है? तो कई सारे ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कांग्रेस ने, जिनका जवाब अभी हेमंत शर्मा पे बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए वो, मुझे लग रहा है कि एक धमकी दे रहे हैं कि 48 घंटे में जो है एफआईआर करेंगे, कानून अपना काम करेगा। तत्काल करिए। और कानून अपना काम करे ना करे, अगर ये राजनीतिक आरोप पवन खेड़ा लगा रहे हैं, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, राजनीतिक दल है, और अगर वो ऐसे भ्रमित करने वाले आरोप लगा रहा है तो मैं कहूंगा ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि आप दोनों मिलकर, ऐसा नहीं है कि आसाम की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का काम, उसको ठगने का काम और उसको बरगलाने का काम चुनाव के ऐन वक्त पहले करें। अब चाहे उसमें दोषी भारतीय जनता पार्टी हो
हेमंत बिश्व शर्मा हो, पवन खेड़ा हो, कांग्रेस हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो हम ये कहना चाहते हैं। दूसरी हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार के आरोप लगे हैं तत्काल उनकी सफाई आनी चाहिए। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग की तरफ से क्या हो रहा है? क्या चुनाव आयोग इन तथ्यों को जांचेगा? और क्या चुनाव आयोग पर इतना भरोसा जनता को रह गया है? जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने, वरिष्ठ जज ने इस तरह की टिप्पणी चुनाव आयोग पे की है, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमें भी संशय इस बात का है कि जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हुआ है और लोग शक जता रहे हैं, तो ऐसे में क्या चुनाव रेफरी का काम कर पाएगा? एक ईमानदार रेफरी का काम कर पाएगा? क्योंकि देखिए, ये चुनाव एक खेल के तरीके से होते हैं। चुनाव तक दोनों राजनीतिक दलों की दुश्मनी और दोनों राजनीतिक दलों की उठापटक चलती है और चुनाव के बाद सब शांत हो जाते हैं। रेफरी अपना फैसला ईमानदारी से देता है। तो क्या ऐसा रेफरी चुनाव आयोग है जो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा? इस पे कई लोगों को संशय हो सकता है। लेकिन एक संस्था है, जब तक संस्था है, संस्था काम कर रही है, तो हम जैसे लोग उसको मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेगी। थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, लेकिन बिल्कुल ही उल्टा कर दें आप, बिल्कुल ही शाह को सफेद कर दें या सफेद को शाह कर दें, मुझे लगता है ये गलत है। अब देखना ये होगा कि ये जो चुनाव के तत्काल पहले इतने बड़े आरोप हेमंत बिश्व शर्मा पे लगे हैं और उनका मानना है कि केवाईसी गलत की गई है, और दूसरी चीज जो है शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है, तो इसके तहत उनका पर्चा रद्द होना चाहिए। तो क्या चुनाव आयोग इसकी जांच करके बताएगा कि शपथ पत्र में जानकारी दी है कि नहीं दी है, आरोप गलत है कि नहीं है? अगर कांग्रेस के आरोप गलत है वो भी बताए, और अगर आरोप सच है तो चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तत्काल ये जानकारी देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, इधर क्योंकि चुनावी राज्य है असम, तो वहां से खबरें इस तरह की आ रही हैं, बंगाल से खबरें आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी बड़ी हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में जो सियासत चल रही है, क्योंकि इन राज्यों के चुनाव के बाद सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म होनी है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने हैं 27 में। यहाँ पर साक्षी महाराज हैं, उन्नाव से वो सांसद हैं, वो एक बयान दे रहे हैं। उस बयान में मंच पर खड़े होकर वो कह रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय को एक तरह से टारगेट करते हुए वो कह रहे हैं कि तुमने तो सीता चुराई थी बस, और क्षत्रियों के बच्चों को मारा था। अब ये बात कहकर, क्योंकि यूजीसी का मामला जिस तरह से गरमाया, क्षत्रिय समुदाय, जो ब्राह्मण समुदाय है या फिर जो सवर्ण है, उस जिस तरह की नाराजगी देखने को मिली, सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा उठा। इसके बाद हमने शंकराचार्य का मुद्दा देखा। तो इन सब मुद्दे को गर्म होने के बाद, जब ये सब ठंडे लगभग लगभग पड़ रहे हैं, तब साक्षी महाराज एक मामले को लेकर कह रहे हैं कि वेद पुराण भाई हमने लिखी है, आपने क्या किया, आपने तो सीता चुराई है, या फिर आपने तो क्षत्रियों को सिर्फ मारा है। तो ये कौन सा इतिहास बताकर और क्या भविष्य हासिल करना चाहते हैं साक्षी महाराज, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या सर? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें, आपको मालूम है कि चंद महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और ये जो चुनाव अभी चल रहे हैं 5 राज्यों में, 29 तारीख को ये समाप्त हो जाएंगे। यानी कि इस महीने चुनावी जो समर है इन 5 राज्यों का, वो समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद अप्रैल के बाद अगर आप देखेंगे, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तमाम दूसरे दल हो, वो अपना डेरा उत्तर प्रदेश में डाल देंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटों का राज्य है और सबके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की 2 बार से सरकार है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार काबिज होना चाहती है, हैट्रिक मारना चाहती है। वही जो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, उसको लगता है कि जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की थी, शायद इस बार भी उनको वो सफलता मिले, इसलिए वो भी तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर देखें 2024 में जो सफलता मिली थी, उसमें पिछड़ा और दलित जो है वो बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गया था। मैं बार बार कहता हूं कि उसका कारण था कि जिस प्रकार से संविधान में बदलाव की बात कर रहे थे, जिस प्रकार से सदन के अंदर अमित शाह गृह मंत्री ने टिप्पणी अंबेडकर जी के ऊपर की थी, उसका रिएक्शन एक आया था और उससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था।
भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है कि यही अगर सिचुएशन उत्तर प्रदेश में अभी रही और पिछड़ा और दलित भारतीय जनता पार्टी से दूर रहा, तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में आना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है कि किस प्रकार से पिछड़े और दलितों को वापस लाया जाए। अब इससे क्या हो रहा है कि इसी के तहत ये जो विश्लेषक मानते हैं, इसी के तहत ये है कि आप यूजीसी लेके आए हैं। अब यूजीसी से स्वर्ण नाराज तो है, ब्राह्मण समाज नाराज है, दूसरे स्वर्ण नाराज हैं, लेकिन ये जाए कहां? इनको कोई रास्ता है नहीं। ये आराम से समाजवादी पार्टी की तरफ जा नहीं सकते। तो इसमें एक बड़े वर्ग की मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और यूजीसी के मुद्दे पर तमाम दलित वापस भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है, ये सोच के भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जुमले और इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और उसी के तहत जो अभी आपने जिक्र किया कि साक्षी महाराज का ये बयान आया है, मैं इसी परिप्रेक्ष्य में साक्षी महाराज के बयान को देखता हूं कि हम लगातार स्वर्णों पे टारगेट करें ताकि हमारा जो मतदाता है, जो पिछड़ा दलित मतदाता है, वो हमारे साथ वापस आ जाए। साक्षी महाराज कोई कांग्रेस के तो है नहीं, साक्षी महाराज कोई समाजवादी पार्टी में तो है नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है, हिंदू हृदय सम्राट सारे नेता इसी में हैं। तो वो इस तरह की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? तो इसके मायने क्या है? तो हमें ये समझना होगा कि इसके मायने ये है कि हमें जुमले सुनाए जा रहे हैं और इन जुमलों में आके हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, इसकी कोशिश उनकी तरफ से शुरू हो गई और ये कोशिशें अभी शुरू हो गई हैं। तो ये तो शुरुआत है। अभी तो चुनाव से पहले आप तमाम इस तरह के जुमले और तमाम इस तरह के भाषण, तमाम इस तरह के स्टेटमेंट और तमाम इस तरह की शब्दावली आप देखेंगे जो जहर घोलने का काम करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी रणनीति रही है कि बांटो राज करो, बांटो चुनाव जीतो। पहले वो हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करती थी, अब हिंदू मुस्लिम तो जितना बंटना था बंट चुका। अब उनको मालूम है कि अब हिंदुओं को भी दूसरी दूसरी जातियों में, दूसरे दूसरे वर्गों में बांटो ताकि वो बटे रहे और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। अभी आपने देखा, और यही रणनीति जो उनके विपक्षी दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में और चाहे ममता बनर्जी हो वेस्ट बंगाल में, वो भी सब समझ चुके हैं। अब आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने भी अपने चुनावी रैली की जो शुरुआत की है, जो शंखनाद किया है, उन्होंने भी गुजरों की रैली करके किया है। गुजर समाज को वो आगे ले आए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित अपने आप को बहुत बड़े नेता बताने वाले संजीव बालियान ने भी जाटों की रैली करके और बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि भाई जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हालांकि वहां पे उस मंच पे क्या हुआ वो लंबी कहानी है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। फायदे के लिए उन्होंने रैली की थी, लेकिन उनका बड़ा नुकसान उसमें हो गया क्योंकि उस मंच का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है खींचने में या उनके खिलाफ टिप्पणी करने में ही उस मंच का प्रयोग हो गया। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे योगी हो, उनके खिलाफ वहां से टिप्पणी की गई, तो वो उल्टा नुकसान हो गया। इस तरह से चाहे वो ठाकुर समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, इन समाजों को अलग अलग बांट के किस प्रकार से साधा जाए, इसका गुणाभाग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये चीजें आपको अगले महीने से प्रमुखता से दिखाई देंगी, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देंगी, अलग अलग जिलों में दिखाई देंगी और ये चीजें बढ़ेंगी क्योंकि जाहिर है कि चंद महीने चुनाव के रह गए, समय बहुत कम है। तो सब अपने हथकंडे अपना के अपने को सफलता कैसे मिले, मुझे टिकट कैसे मिल जाए, मेरा जो है विधायक मैं कैसे बन जाऊं, जो विधायक है वो सोच रहा मैं मंत्री आखिर में कैसे बन जाऊं, जो उप मुख्यमंत्री वो कह रहा मैं मुख्यमंत्री कैसे बन जाऊं। तो सब अपने हथकंडे साधने में लगे हुए हैं, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। जी बिल्कुल। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। पहले तो 80-20 की राजनीति होती है और फिर जो है साक्षी महाराज 90-10 की राजनीति करने लगते हैं। अब 90-10 में योगी जी किस तरफ खड़े हैं ये उनको डिसाइड करना है। और भागवत जी तो अब आ ही रहे हैं मथुरा में, तो देखिए क्या बातचीत होती है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।